वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग क्रांतिकारी चरण का जो फर्स्ट फेज था उसे देख लिया। और अब हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि 1907 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसे कांग्रेस का विभाजन भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। याद रखेंगे 1907 का जो 23वां अधिवेशन था सूरत अधिवेशन, तो इसी के अंतर्गत कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो इसमें दो भाग में बट गया। कौन कौन? एक हो गया गरम दल और दूसरा हो गया नरम दल। हमने बताया भी था गरम दल तथा नरम दल में विभाजन हो गया। किसका? कांग्रेस का। गरम दल के बारे में बताया था जो हिंसा, धरना प्रदर्शन, इन सब पर विश्वास रखते थे। लाल बाल पाल, अरविंदो घोष। और साथ ही साथ जो नरम दल था, नरम दल वे दया, याचना, प्रार्थना पत्र और जो संविधान का जो नियम है उसके अनुरूप अपनी मांग रखते थे। उनको अंग्रेजों के न्यायप्रियता के प्रति विश्वास था। तो इनमें बंटवारा हो गया। गरम दल को उदारवादी भी कहा जाता है और नरम उग्रवादी। गरम दल को उग्रवादी कहा जाता है और नरम दल को उदारवादी कहा जाता है। याद रखेंगे, अर्थात ये विनम्र होते थे। अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हमने बताया था कि 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो रास बिहारी बोस बने थे। रास बिहारी बोस बने थे। तो 1907 का जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अब क्या है कि कांग्रेस विभाजन के बाद जो गरमपंथी थे, तो गरमपंथी नेताओं की एक जो मजबूत होने लगी, इनकी पकड़ मजबूत होने लगी। याद रखेंगे कि कांग्रेस विभाजन के बाद जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो कांग्रेस विभाजन के बाद गरमपंथियों की पकड़ मजबूत होने लगी। गरमपंथियों की पकड़ मजबूत होने लगी। ठीक है। अब इसी स्वदेशी आंदोलन के समय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, तो उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध गीत जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो अमार सोनार बांग्ला लिखा बांग्ला भाषा में, जो बाद में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो याद रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के समय कवि गुरु कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला
अमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत की रचना की गई। प्रसिद्ध गीत की रचना की गई जो क्या बन गया, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। आज भी बांग्लादेश में यही गीत गाया जाता है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला है, जो किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में। याद रखेंगे, ये बांग्ला भाषा में है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि यही था हमारा सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन के बाद ही यह गीत गाया गया, किसके द्वारा, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, अमार सोनार बांग्ला। तो यह था हमारा सूरत विभाजन कांग्रेस का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि बंग भंग योजना के विरोध में, जो बंग भंग आंदोलन हुआ था 1906 ईस्वी में, तो बंग भंग योजना के विरोध में, बंग भंग योजना के विरोध में मध्य बंगाल में, मध्य बंगाल में 2000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा जनसभाएं हुई। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब बंगाल विभाजन हो गया, तो उसके विरोध में मध्य बंगाल में 2000 से ज़्यादा लोगों की सभाएं हुई। याद रखेंगे। और जुलाई 1905 ईस्वी से, जुलाई 1905 ईस्वी से 70,000 से अधिक लोगों, 70,000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र देकर सरकार से बंग भंग योजना को समाप्त करने को कहा गया। सरकार से बंग भंग योजना को समाप्त करने को कहा गया। कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसके विरोध में मध्य बंगाल में 2000 से भी ज़्यादा जनसभाएं हुई थी। जुलाई 1905 ईस्वी में 70,000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र देकर सरकार से बंगाल विभाजन की जो योजना थी, उसे समाप्त करने को कहा गया था। याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे इस बंगाल विभाजन के लिए कि राखी दिवस मनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, किसके आह्वान पर, तो जब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का नियम पारित हो गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट है।
रविंद्रनाथ ठाकुर के आह्वान पर क्या मनाया गया? तो राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस का मतलब होता है कि सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और जो महिलाएं थीं वह पुरुषों को राखी बांध बांध कर इस योजना को, जो बंग भंग आंदोलन था, उसको सफल बनाने के लिए प्रेरित कर रही थीं। याद रखेंगे, इसके विरोध में राखी दिवस मनाया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राखी दिवस कब मना? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। याद रखेंगे। अब देखिए 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के जो टाउन हॉल में हमने क्या बताया था कि कलकत्ता के टाउन हॉल से ही इस बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसमें 3 सभाएं हुई थी। याद रखेंगे, कलकत्ता के टाउन हॉल में 3 सभाएं, कलकत्ता के टाउन हॉल में 3 सभाएं हुई थी। इंपॉर्टेंट है, 3 सभाएं हुई थी। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में 3 सभाएं हुई थी, जिसमें अंग्रेजी माल के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। अंग्रेजी माल के अर्थात जो अंग्रेजी वस्तुएं थीं, अंग्रेजों की वस्तुएं थीं, उसे बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प, और इसी के बाद बहिष्कार आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। इंपॉर्टेंट है कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में 3 सभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। एक चीज और याद रखेंगे, 28 सितंबर 1905 को इस संकल्प को कालीघाट, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, तो 27 सितंबर 1905 को बंगाल के कालीघाट, कलकत्ता के कालीघाट मंदिर में बहिष्कार करने का जो संकल्प लिया गया था, उसे फिर क्या किया जाएगा, फिर क्या किया गया, तो उसे दोहराया गया। बहिष्कार करने का जो संकल्प था उसे दोहरा दिया गया। दोहराया गया। ठीक। अब देखिए, अब एक चीज आता है कि 1905 से 6 में जो आंदोलन हुआ था, तो इसमें विदेशी नमक की खपत में, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो विदेशी नमक की खपत था, उसमें 1,40,000 मन की कमी आ गई। खपत में 1,40,000 मन की कमी आ गई। याद रखेंगे। की कमी आ गई। साथ ही साथ जूतों में 73% की कमी आ गई।
विदेशी जो जूते थे तो उसमें 73% की कमी आ गई। 73% की कमी आ गई। और सिगरेट में 50% की कमी आ गई। सिगरेट में 50% कमी आ गई। और कपड़े में 3 करोड़ गज की कमी आ गई। याद रखेंगे, कपड़े में 3 करोड़ गज की कमी आ गई। कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन वही 1905 से 6, तो 1905 से 6 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उसके दौरान विदेशी नमक की खपत में 1,40,000 मन, एक मन में 40 किलो होता है, तो इससे 40 से गुना कर लेंगे तो लगभग 5,60,000 किलो इतनी जो है वह नमक में कमी आ गई थी नमक की खपत में। जूतों की खपत में 73% की कमी आ गई थी। जो विदेशी जूते थे उनमें 73% की कमी आ गई थी, क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया और विदेशी का काफ़ी बहिष्कार किया गया। सिगरेट में जो विदेशी सिगरेट थी उनमें 50% तक की कमी आ गई, जबकि विदेशी कपड़ों में 3 करोड़ गज की कमी आ गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 1908 ईस्वी तक 25 नेशनल कॉलेज और 300 प्राइमरी कॉलेज की स्थापना हो गई। याद रखेंगे कि 1908 ईस्वी तक इस स्वदेशी आंदोलन के बाद 1908 ईस्वी तक 25 राष्ट्रीय कॉलेज, भारतीय कॉलेज और 300 प्राइमरी स्कूल की स्थापना हो गई। 300 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो गई। और यह सब असर था स्वदेशी आंदोलन का। यह सब असर किसका था? तो स्वदेशी आंदोलन का था। और इस कार्य में तो 1908 ईस्वी तक 25 नेशनल कॉलेज और 300 प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका डॉन सोसाइटी ने किया। जिसमें सबसे मुख्य भूमिका किस सोसाइटी का रहा? तो डॉन सोसाइटी का। डॉन सोसाइटी का रहा। याद रखेंगे, डॉन सोसाइटी। तो डॉन सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा भूमिका रहा। 25 नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और 300 प्राथमिक विद्यालय। कब तक? 1908 ईस्वी तक। और 1911 ईस्वी में, इसी के बाद 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसी का परिणाम था, स्वदेशी आंदोलन का ही परिणाम था कि 1911 ईस्वी में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो इसी पर बम फेंका गया था, हमने बताया था, लेकिन वह बच गया था और महावत जो था वह मारा गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था और उसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो यह पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। रद्द कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में। और इसी के एक साल के बाद
दिल्ली को राजधानी बना दिया गया 1912 ईस्वी में, भारत की राजधानी। तो ये तो था बंगाल विभाजन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, याद रखेंगे। ये फैक्ट था बंगाल विभाजन के, ये सभी जो फैक्ट हैं बंगाल विभाजन के महत्वपूर्ण तथ्य। यहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखा जाएगा। ये सभी बंगाल विभाजन के महत्वपूर्ण तथ्य थे, स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब क्रांतिकारियों का दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय क्रांतिकारी चरण जो 1920 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो 1920 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी का समय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय क्रांतिकारी चरण माना जाता है, याद रखेंगे। ये जो द्वितीय चरण के क्रांतिकारी थे, इनका मुख्य उद्देश्य हिंसा से स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी थी। तो ये हिंसा के आधार पर स्वतंत्रता को पाना चाहते थे, इनका मुख्य उद्देश्य यही था। अर्थात लड़ाई झगड़ा करके, बम फेंक कर, हत्याएं करके, इन सभी का इन्होंने सहारा लिया। असहयोग आंदोलन असफल होने के बाद युवाओं के मन में असंतोष पैदा हो गया। हम लोग असहयोग आंदोलन देखेंगे 1920 ईस्वी का, जब हम लोग गांधीवादी चरण आएंगे इसके बाद। तो असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया तो युवाओं में असंतोष पैदा हो गया, जिसके कारण अब अहिंसा की जगह हिंसा की आवश्यकता पड़ गई। इस प्रकार द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हो गया। तो महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन यह असफल हो गया। जब चौरी चौरा का कांड हुआ 1922 ईस्वी में, 25 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर का जो चौरी चौरा कांड हो गया, तो इसके बाद यह असफल हो गया और द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गया। याद रखेंगे, उत्तर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो उत्तर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, याद रखेंगे। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। बंगाल में कहाँ पे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना हुई। ये सभी द्वितीय चरण के क्रांतिकारी सभाएं एवं संगठन थी। पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना हुई। द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों के पास एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, जिसमें हिंदू मुसलमान के एकता के रूप में धर्मनिरपेक्षता, वर्ग संघर्ष के रूप में खूनी क्रांति और समाजवाद की भावना थी, जिसमें संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था तथा संसाधनों का समान वितरण होता था। साथ ही उनमें साम्यवाद की भी भावना थी और वे प्रत्येक परिवार के आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का वितरण भी करते थे। तो इसमें सभी लोगों में एक समान एकता मौजूद थी। तो द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों के पास वैकल्पिक व्यवस्था थी, जिसमें हिंदू मुसलमान के एकता के रूप में धर्मनिरपेक्षता, वर्ग संघर्ष के रूप में खूनी क्रांति, समाजवाद की भावना थी, जिसमें संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था और इनके संसाधनों का समान वितरण होता था। अर्थात एक दूसरे को लोग अपने सामानों का आदान प्रदान करते थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था और जब जरूरत पड़ता था तो एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते थे। इस क्रांतिकारी चरण में उनमें साम्यवाद की भी भावना थी, एक दूसरे के प्रति मतलब कि सहयोग करने की भी भावना थी और प्रत्येक परिवार के आवश्यकता के अनुसार ये संसाधनों का वितरण भी करते थे, जो क्रांतिकारी नेता थे।
1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद ने। याद रखेंगे, इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक संयुक्त भारत की स्थापना करना, एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना और आंदोलन को सफल बनाने के लिए शस्त्र और धन एकत्र करने के लिए एक राजनीतिक डकैतियां करना। तो इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक डकैतियां डालना, धन एकत्र करना, शस्त्र और धन एकत्र करना, संयुक्त भारत की स्थापना करना, एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। तो यदि जब आंदोलन चलाया जाएगा, जब हत्याएं की जाएगी, लूटपाट की जाएगी, तो उसके लिए अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, और अस्त्र शस्त्र के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी कारण इस संगठन का भी निर्माण किया गया था, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसी का योजना बना, इसी कारण एक योजना बना जब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो एक योजना बना जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। याद रखेंगे, काकोरी कांड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह एक प्रकार का ट्रेन डकैती था। यह क्या था? तो एक ट्रेन डकैती था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। तो सबसे पहला चीज़ तो यही पूछा जाएगा कि काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी और इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की क्या की? तो इच्छा जताई, और इसी कारण जब भयंकर युद्ध करना है तो उसके लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसका सबसे अच्छा उपाय था अंग्रेजों के हथियार को ही लूट लेना। तो इन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई थी हथियार खरीदने के लिए। इसी कारण इन्होंने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने के लिए ही क्या किया? तो योजना बना दिया, जो 9 अगस्त 1905 को इस घटना को अंजाम दिया गया और इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे, और इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक कुंदा लगाकर उपयोग किया जा सकता था। याद रखेंगे। तो इस काकोरी ट्रेन डकैती को करने के लिए 4 माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। जो इस पिस्तौल की विशेषता क्या थी? यह कहाँ का बना हुआ था? चारों माउजर पिस्तौल तो जर्मनी का बना हुआ था, और इस पिस्तौल की विशेषता थी कि इसके बट के पीछे लकड़ी का बना एक कुंदा उपयोग किया जा सकता था। याद रखेंगे, काकोरी कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने मिलकर परिणाम दिया। तो काकोरी कांड का जो घटना हुआ था उसका अंजाम किसने दिया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। तो क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत हुई, जिसके लिए शाहजहांपुर में बैठक हुई, जिसका योजना किसने बनाया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है
कि इस क्रांति के सूत्रधार कौन थे इस काकोरी कांड के, तो राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखेंगे। अर्थात इस काकोरी कांड की योजना किसने बनाई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। और इस काकोरी कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने मिलकर इसे परिणाम दिया था। और इसमें जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। और इन पिस्तौलों की विशेषता थी कि इनके बट के पीछे लकड़ी का बना हुआ एक कुंदा का उपयोग किया जाता था। और यह जो काकोरी कांड था 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की खतरनाक इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने की यह एक ऐतिहासिक घटना थी। अर्थात इनके पास, क्रांतिकारियों के पास पैसे कम थे, तो हथियार खरीदने के लिए, चूंकि अंग्रेजों से लड़ना है तो हथियार तो चाहिए ही, तो इनके पास पैसे कम थे। तो इन्होंने अंग्रेजों का जो खजाना था वह कहाँ से, तो काकोरी से लखनऊ का एक स्टेशन है, तो लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में इन्होंने क्या किया, चैन खींच दिया था। तो उसमें इनका हथियार जा रहा था, इनका खजाना जा रहा था, तो उसे लूट लिया। और इसकी योजना को किसने बनाई थी, तो शाहजहांपुर में इसकी बैठक हुई थी। और इसकी योजना किसने बनाई, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। इस योजना के अनुसार इस दल का क्या नाम था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रमुख नेता जिसका नाम था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छुटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन का चैन खींच दिया। और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची लौ पथगामिनी अर्थात ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना को लूट लिया। तो इसमें योजना जो बना था, तो इस योजना के तहत 9 अगस्त 1925 ईस्वी को इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य जिनका नाम था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ जिले के काकोरी स्टेशन से छुटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन का चैन खींच दिया। और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से पूरे ट्रेन पर धावा बोलते हुए पूरे सरकारी खजाना को उन्होंने लूट लिया। यही था काकोरी कांड। इस काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी सत्ता ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या का मुकदमा चलाया, जिसमें 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला को क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद और फैजाबाद में फांसी की सजा दी गई। तो काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी सत्ता ने, जो अंग्रेज सरकार थे, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या का प्रकरण चलाया, मुकदमा चला दिया, जिसमें 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में और ये जो अशफाक उल्ला थे उन्हें फैजाबाद में फांसी दे दी गई। इन लोगों को अलग अलग जगह पर क्यों फांसी दिया गया? इन लोगों को अलग अलग जगह पर इसलिए फांसी दिया गया ताकि एक ही जगह पर फांसी दिया जाता
तो एक ही जगह आंदोलन तेज हो जाता है, लोग भड़क जाते हैं, इसीलिए अलग अलग ले जाकर इन्हें फांसी की सजा दी गई। याद रखेंगे, सचिंद्र नाथ जो सान्याल थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली और जेल में ही उन्होंने बंदी जीवन नामक एक पुस्तक भी लिख दिया। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि बंदी जीवन नामक किताब किसने लिखा, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली और जेल में ही उन्होंने बंदी जीवन नामक एक किताब की रचना की, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ हो गए, तो फरार हो गए। और अन्य 16 क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी अर्थात आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया। तो सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली और जेल में ही उन्होंने बंदी जीवन नामक एक किताब की रचना की, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए और फरार हो गए, जबकि अन्य 16 क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी अर्थात आजीवन कारावास का दंड दिया गया। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को पश्चिम बंगाल के अल्फ्रेड पार्क में पकड़ लिया गया, इनको घेर लिया गया किसी भारतीय की षड्यंत्र के कारण ही, और पता चला कि ये अल्फ्रेड पार्क में है, तो इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। और इन्होंने जब देखा चंद्रशेखर आज़ाद ने कि अब ये भाग नहीं पाएंगे, तो इन्होंने अंग्रेजों के हाथ से मरने की अपेक्षा खुद को ही अपने आप से गोली मार ली। काकोरी कांड के बाद लखनऊ जेल में सभी अभियुक्त कैद थे। तो काकोरी कांड के बाद जितने सारे लोगों को, जो 16 लोग थे जिन्हें काला पानी की सजा दिया गया, वे सभी किस जेल में कैद किए गए, तो लखनऊ जेल में। उसी जेल में राम प्रसाद बिस्मिल में एक गीत लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गीत लिखा। कौन सा गीत, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला नामक एक गीत लिखा तथा पुलिस की गाड़ी से अदालत जाने के समय बिस्मिल आजिमाबादी द्वारा रचित सरफरोशी की तमन्ना को गाया गया। तो सरफरोशी की तमन्ना ये जब इन्हों कहाँ ले जाना लगा, तो लखनऊ जेल से इन्हें पुलिस की गाड़ी से अदालत ले जाया जाना लगा फांसी की सज़ा सुनाने के लिए। तो इस गाड़ी में उन्होंने बिस्मिल आजिमाबाद के द्वारा रचित सरफरोशी की तमन्ना क्या इन्होंने गाने लगे। याद रखें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि काकोरी कांड के बाद जितने सारे अभियुक्तों को कैद किया गया था, किस जेल में कैद किया गया, तो लखनऊ जेल में। और इसी जेल में राम प्रसाद बिस्मिल ने रंग दे बसंती चोला नामक एक गीत लिखा। और जब इन अभियुक्तों को पुलिस की गाड़ी से फांसी की सज़ा सुनाई जाने के लिए अदालत में ले जाया जा रहा था, तो बिस्मिल आजिमाबादी के द्वारा रचित सरफरोशी की तमन्ना ये लोग गाने लगे। तो सरफरोशी की तमन्ना की रचना किसने की, तो बिस्मिल आजिमाबादी ने। और मेरा रंग दे बसंती चोला की रचना किसने की, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। और ये सभी अभियुक्त किस जेल में कैद थे, तो लखनऊ जेल में। याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे कि मनमथ नाथ गुप्त को 14 बरस की सख्त कारावास की सजा मिली थी। तो इन्हीं में से एक अभियुक्त थे जिनका नाम था मनमथ नाथ गुप्त को 14 बरस की कठोर कारावास की सजा मिली थी। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनका नाम था मनमथ दास। तो इन्हें 14 बरस का कठोर कारावास की सजा प्राप्त हुई थी। अब देखिए 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित कर स्त्रियों ने भी अपने अधिकारों की रक्षा हेतु
आंदोलन का एक मोर्चा खोल दिया। तो यह पूछा गया है कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। महिला संघ की स्थापना महिलाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शुरुआत किया। तो महिलाओं ने भी 1926 ईस्वी में एक अखिल भारतीय महिला संघ नामक एक आंदोलन की शुरुआत की अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। याद रखेंगे। अब देखिए, तो ये तो था काकोरी कांड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में यह आया भी हुआ है। अब देखिए, एक चीज़ और याद रखेंगे कि सबसे पहली बार यदि फांसी पर सबसे पहले लटकने वाले इस काकोरी कांड के व्यक्ति थे तो अशफाकुल्ला खान थे। तो फांसी पर लटकने वाले, तो काकोरी कांड के बाद अशफाक उल्लाह को सबसे पहली बार फांसी दी गई। सबसे पहली बार फांसी दी गई, याद रखेंगे। तो अशफाक उल्लाह को सबसे पहली बार फांसी दी गई। अभी हमने बताया कि 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर 27 ईस्वी को ठाकुर रोशन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे? तो उन्हें गोरखपुर में, और अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को। लेकिन सबसे पहली फांसी इन्हीं को दी गई, अशफाक उल्लाह खान को, ऐसा कहा जाता है। लेकिन याद रखेंगे, डेट हमने बता दिया। अब एक चीज़ याद रखेंगे, 1928 ईस्वी में यहाँ से भगत सिंह का प्रारंभ होता है। तो 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ भारत को समाजवादी रूप देना। तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला मैदान है जिसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ भारत को समाजवादी रूप देना था। 1928 ईस्वी से पहले जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, तो उसका पुराना नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अभी जो हमने बताया था कि जो काकोरी कांड जिन सदस्यों ने किया था वे किसके सदस्य थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, और इसी का नाम बदल के 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। याद रखेंगे। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो 1928 ईस्वी में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 8 और 9 सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की नौजवान भारत सभा के, तो हमने बताया था कि पंजाब में किस सभा का आयोजन हुआ था? तो नौजवान भारत सभा का। और भगत सिंह कहाँ के थे? तो पंजाब के। तो पहले पाकिस्तान का ही पंजाब कहा जाता था, लाहौर के क्षेत्र में। तो 8 और 9 सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला के मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने
सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया और बाद में इसका नाम बदल के क्या रख दिया तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखेंगे। तो 8 और 9 सितंबर 1928 ईस्वी को जो पहले से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था और भगत सिंह का जो नौजवान सभा था, उन दोनों को फिरोज शाह कोटला के मैदान में एक बैठक करके दोनों को मिला दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखेंगे। नवंबर 1928 ईस्वी में साइमन गो बैक के नारे के दौरान सैंडर्स के आदेश पर स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार कर दिया। इसी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। तो हम लोग देखेंगे आगे साइमन कमीशन के बारे में। तो नवंबर 1928 ईस्वी को पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा चल रहा था। साइमन भारत से भागो, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन आया था भारत में 1927 ईस्वी में, चला था, बना था 1928 में, भारत में आ गया था। तो इसमें एक अंग्रेज था सैंडर्स। तो साइमन गो बैक के नारे के दौरान नवंबर 1928 ईस्वी में स्कॉट ने लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का और साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, तो सैंडर्स ने आदेश दे दिया कि इनको मार के भगा दो। तो स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया, जिसके बाद इसी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। बाद में इसी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। लाला लाजपत राय भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे। तो लाला लाजपत राय भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे। इसी का विरोध और बदला लेने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद तीनों फरार हो गए। कब हत्या की तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। तो लाला लाजपत राय की हत्या लाठी डंडों से हो गई। सैंडर्स ने आदेश दे दिया था स्कॉट को, जाइए और इन्हें लाठियों से मार के भगा दीजिए, लेकिन इतना ना लाठी वो चला दिया कि इसी लाठी के चोट के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। और लाला लाजपत राय भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे। तो इसी का विरोध और बदला लेने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी। वास्तव में भगत सिंह सैंडर्स की स्कॉट की हत्या करना चाहते थे, क्योंकि स्कॉट ने ही इन पर लाठियों से प्रहार किया था, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या हो गई। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलिए आदेश तो सैंडर्स ने ही दिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और हत्या करने के बाद तीनों फरार हो गए। यह घटना कब घटा तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। यह घटना 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को घटा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश हुआ। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बाहरी सरकार को अपना विरोध दर्ज करने की गर्ज से संसद में विस्फोट कर दिया। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में इनको शामिल किया गया था। किस मुद्दे पर बहस चल रहा था तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो लोगों की सुरक्षा का एक कानून पारित हुआ था और व्यापार सुरक्षा कानून पारित हुआ था। तो ये व्यापार सुरक्षा बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल क्या हो रहा था तो पेश हुआ। तो इसमें 8 अप्रैल 1929 की इस केंद्रीय असेंबली में इसी बिल पर बहस हो रहा था और इसमें भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को भी उस सभा में शामिल थे, खड़े थे।
लेकिन अंग्रेज इनकी बात नहीं सुन रहे थे। इसी को बाहरी सरकार को सुनाने के लिए उन्होंने क्या किया, संसद में एक बम फेंक दिया, विस्फोट कर दिया। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि उन गुंगी बाहरी सरकार को अपना याद दिलाना था कि हम लोग भी यहीं पे हैं। मार्च 1931 23 मार्च 1931 ईस्वी में, तो इसी के विरोध में 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड का मुकदमा चलाकर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर के जेल में फांसी की सजा दे दी गई। याद रखेंगे। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड का मुकदमा चलाकर इन तीनों को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी की सजा दे दी गई। याद रखेंगे, इन्हें तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। और जब फांसी की सजा मिली तो ये महज 23 बरस के थे। याद रखेंगे, ये महज कितने बरस के थे, तो भगत सिंह 23 बरस के थे। हम लोग इसे देखेंगे भी, इसे हम लोग अभी देखते हैं। 23 साल के लगभग इन्हें फांसी की सजा मिली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने बम का दर्शन नामक एक लघु पुस्तक की भी रचना की थी। तो इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन ने बम का दर्शन नामक एक छोटा सा पुस्तक भी लिखा था। तो ये तो था भगत सिंह का इतिहास। भगत सिंह के बारे में, ये जो असेंबली बम कांड था, सैंडर्स की हत्या थी। अब हम लोग आते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय के बारे में हम लोग आते हैं, इनके बारे में कुछ देखते हैं कि लाला लाजपत राय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ, तो 28 जनवरी 1865 ईस्वी को। 28 जनवरी 1865 ईस्वी को दूधी के, जो अविभाजित भारत में पंजाब में पड़ता था। तो उस समय भारत पाकिस्तान चूंकि एक था, तो पाकिस्तान में अब यह चला गया है दूधी के। तो वहीं पर 28 जनवरी 1865 ईस्वी को दूधिके, पंजाब के दूधिके में हुआ था। कब, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1828 ईस्वी को, अभी हमने बताया, लाहौर में, अविभाजित भारत में, जब सैंडर्स ने इनकी हत्या कर दी थी लाठी से पीट कर। तो लाहौर में इनका मृत्यु हुआ 17 नवंबर 1828 ईस्वी को, 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, 63 वर्ष की उम्र में। उस समय अविभाजित भारत था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे मिली थी, तो लाला लाजपत राय को। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की, तो लाला लाजपत राय ने। और इन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के लाल बाल पाल के ये एक प्रमुख नेता थे। और इसी समय अर्थात 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को उन्होंने क्या कहा था कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो जब लाठी डंडे के प्रहार से ये घायल हो गए थे, तो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को इन्होंने क्या कहा कि मेरे शरीर पर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। क्यों इन्होंने लाठी डंडा चलाया गया था कि ये साइमन कमीशन का पंजाब में विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे। तो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को यह घायल होने के दौरान यह बात कहा था। और ये लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल नामक ये तीनों का एक गरम दल के मुख्य नेता थे। इसी कारण इस ग्रुप को ही नाम रख दिया गया लाल बाल पाल।
श्री कृष्ण और कई महापुरुषों की इन्होंने जीवनी लिखी थी। तो शिवाजी, श्री कृष्ण और कई महापुरुषों की जीवनी इन्होंने लिखी थी। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तो हिंदी के प्रसार के लिए लाला लाजपत राय ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी थी? तो अनहैप्पी इंडिया 1928 ईस्वी में, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया 1928 ईस्वी में, और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक किताब लिखी थी। कुछ और क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी जो हम लोग देखते हैं। 1930 ईस्वी में बंगाल में सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, तो 1930 ईस्वी में बंगाल में सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो सूर्यसेन ने 1930 ईस्वी में, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा एक चटगांव शस्त्रागार कांड किया गया। कौन सा कांड? चटगांव शस्त्रागार कांड, जिनमें महिलाओं ने जमकर हिस्सेदारी की। तो पूछा जाता है कि चटगांव शस्त्रागार कांड किससे संबंधित है? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से, अर्थात सूर्यसेन अर्थात मास्टर दा से। चटगांव शस्त्रागार कांड के दौरान कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, क्योंकि इस चटगांव शस्त्रागार कांड में महिलाओं ने जमकर हिस्सेदारी लिया था। तो इस शस्त्रागार कांड के दौरान कल्पना दत्त नामक एक महिला सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो गई तथा उन्हें आजीवन कारावास का सजा हो गया। प्रीति लता वाडेकर ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर धावा बोल दिया और वे मारी गई। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने चटगांव के जिलाधिकारी को ही गोली मार दिया। साथ ही बीना दास ने गवर्नर पर गोली चला दी। तो चटगांव शस्त्रागार कांड के दौरान कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ मिलकर गिरफ्तार हो गई और उन्हें आजीवन कारावास का सजा हो गया। प्रीति लता वाडेकर ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और उनकी हत्या कर दी गई। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने चटगांव के डीएम को गोली मार दिया, चटगांव के जिलाधिकारी को ही गोली मार दिया और बीना दास ने गवर्नर पर गोली चला दी। याद रखेंगे। तो ये तो था चटगांव शस्त्रागार कांड। अब हम लोग थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में देख लें, क्योंकि भगत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग क्रांतिकारी चरण पढ़ेंगे, द्वितीय क्रांतिकारी चरण, तो इनका योगदान तो सबसे उत्तम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ था। तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के, उस समय पाकिस्तान का जो इलाका था पंजाब, अविभाजित भारत में, तो पंजाब के लोयलपुर जिला के बंगा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु लाहौर जेल में फांसी के कारण हुई 23 मार्च 1931 को। अभी हमने देखा लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड का इन पर मुकदमा चलाया गया था। सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। वास्तव में असेंबली बम कांड का इन पर कम मुकदमा चला और सैंडर्स की हत्या का मुकदमा ज़्यादा चला दिया गया था। उस समय इनकी जो आयु थी वह 23 वर्ष लगभग थी। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन्हें फांसी दे दिया गया। उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। इन्होंने एक प्रमुख संगठन की स्थापना की, भारतीय नौजवान सभा। कहाँ पे? पंजाब में। और इसी के नौजवान सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का विलय करके इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो इनका प्रमुख संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और भारत का पंजाब नौजवान शाखा, पंजाब नौजवान सभा। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। इनकी माता का क्या नाम था? विद्यावती कौर। पिता का नाम था किशन सिंह। पिता का क्या नाम था? किशन सिंह। इन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जालियांवाला बाग हत्याकांड का पड़ा। याद रखेंगे। महात्मा गांधी से ये असंतुष्ट हैं।
महात्मा गांधी से ये क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन ये महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। तो महात्मा गांधी का ये बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, लेकिन ये महात्मा गांधी से कब असंतोष हो गए? जब असहयोग आंदोलन, जब चौरी चौरा का कांड हो गया तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी के जो नियम में किसी प्रकार का हिंसा का कोई स्थान नहीं था और चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, अर्थात भीषण हिंसा की घटनाएं हुई थी। तो इसी कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इसी वापस लेने के कारण ये भगत सिंह महात्मा गांधी से असंतुष्ट थे। फिर भी वे महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। इन्होंने कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां की? तो 17 अक्टूबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या की। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में बम विस्फोट किया। तो 17 अक्टूबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में बम विस्फोट किया। इन पर सबसे गहरा प्रभाव कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का पड़ा। तो इसका पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का। संसद में बम फेंकने के बाद उन्होंने एक नारा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि संसद में बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्य मुर्दाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, संसद में बम फेंकने के बाद। इन्हें 2 साल 2 साल जेल में रहे। कितने साल जेल में रहे? तो 2 साल। इन्होंने जेल में ही एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो पूछा जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा? तो भगत सिंह ने। जेल में 64 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल किया। जेल में इनका एक सहयोगी जिनका नाम था यतीन्द्रनाथ दास, तो जेल में 64 दिनों तक भूख हड़ताल किया। भगत सिंह ने भी भूख हड़ताल किया था और साथ ही साथ इनके एक सदस्य यतीन्द्रनाथ दास ने भी भूख हड़ताल किया था। कई लोगों ने भूख हड़ताल किया था, लेकिन इसी भूख हड़ताल के कारण 64 दिनों तक भूख हड़ताल चला था। उनके एक क्रांतिकारी साथी यतीन्द्रनाथ दास ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इनकी मृत्यु के समय अंतिम इच्छा क्या थी? तो दूसरे क्रांतिकारियों से गले मिलकर किताब उछालना और लेनिन की जीवनी, यह लेनिन की जीवनी क्या कर रहे थे को बारे में पढ़ रहे थे। तो दूसरे क्रांतिकारियों से लेनिन की जीवनी की यह किताब पढ़ रहे थे और जब इनकी पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ गले मिलना चाहता हूं। और इस समय यह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी की किताब पढ़ रहे थे। उस किताब को उछाल दिया और अपने दूसरे क्रांतिकारियों से गले मिल गए। तो इनकी यही अंतिम इच्छा थी कि मुझे दूसरे क्रांतिकारियों से गले मिलना है, और वह लेनिन की जीवनी की किताब पढ़ रहे थे। उस किताब को उन्होंने उछाल के फेंक दिया। फांसी के समय वे गीत गा रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा रचित मेरा रंग दे बसंती चोला। अभी हमने बताया कि जब इनको फांसी दे जाने लगी थी तो फांसी के समय वे रंग दे बसंती चोला नामक गीत गा रहे थे, जिसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। फांसी के बाद कहीं आंदोलन न भड़क जाए तो इसी डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े करके बोरियों में भरकर फिरोजपुर ले गए और घी के बदले मिट्टी के तेल डालकर जलाने लगे। पर गांव वाले जब आग को देखा तो अंग्रेज उनकी लाश को सतलुज नदी में फेंक कर भाग गए। पर बाद में उनके शव को इकट्ठा करके विधिवत दाह संस्कार किया गया। चूंकि जब इनको फांसी हुई तो ये कितने पॉपुलर नेता थे कि फांसी की खबर सुनने के बाद कहीं लोग भड़क मत जाएं, तो इसी के डर से अंग्रेजों ने सबसे पहले इनके मृत शरीर को बोरियों में भर के फिरोजपुर ले गए और वहाँ पे घी के बदले मिट्टी के तेल में डालकर जलाने लगे। जैसे लगे कि कोई लाश नहीं बल्कि कुछ और चीज़ जल रहा है, पत्तियाँ जल रही हैं, लकड़ियाँ जल रही हैं। पर गांव के लोग जब इस आग को देखें तो नज़दीक गए। जब देखा कि इनका चेहरा अभी नहीं जला था तो ये तो भगत सिंह है, तो उस लाश को इन्होंने उठा लिया।
तो अंग्रेज क्या कि जब गांव वाले देखने लगे कहीं आग जल रहा है तो अंग्रेज उस लाश को उठा कर लेकर भाग गए और सतलुज नदी में जाकर ले जाकर फेंक दिए। फिर गांव वाले उनके शव को इकट्ठा करके विधिवत दाह संस्कार कर दिए। याद रखेंगे। तो ये तो था भगत सिंह, लाला लाजपत राय, और उसके बाद हम लोगों ने देखा यह द्वितीय चरण काकोरी कांड और मास्टर दा का इंडियन रिपब्लिकन आर्मी शस्त्रागार चटगांव कांड। तो इस प्रकार द्वितीय चरण क्रांतिकारी भी समाप्त होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आगे देखेंगे महात्मा गांधी का गांधीवादी चरण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गांधीवादी चरण में हम लोग देखेंगे कई रॉलेट एक्ट आएगा, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आएगा, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आएगा, और महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन आएगा। गांधी जी के बारे में पूरा इतिहास देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट करके सुनते रहें, देखते रहें और कई लोगों को इसमें जुड़ने का भी प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और शुरुआत करेंगे गांधीवादी चरण को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।